हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। ये चैप्टर मैं आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के तो जल्दी से जाइए और बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं मात्र 1 घंटे में, जी हाँ, सिर्फ एक शॉट में, सिंगल शॉट में इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ये बुक्स और नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जल्दी से जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, सभी रेडी हैं? तो चलिए, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में मात्र 1 घंटे में पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन कराया जाएगा पूरे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं 1 मिनट में कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखें, पाठ परिचय यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। हमारे भारत देश की जनसंख्या का आकार कितना है और कहां कहां कितनी कितनी पॉपुलेशन फैली हुई है। उसके बाद देखें जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, किस प्रकार से जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है और किस तरीके से जनसंख्या में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। आखिर जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या ऐसे कौन कौन से कारक या एलिमेंट या तत्व होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन जिन फैक्टर्स के कारण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को जानेंगे, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया को इसी पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे। फिर जानेंगे हम किशोर जनसंख्या के बारे में कि किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को कहा जाता है, किशोरों से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे भारत देश की सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। उसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी के बारे में। एनपीपी क्या है? एनपीपी है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑलराइट, क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जाननी है। ये रहा हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जल्दी जल्दी हम एक एक टॉपिक का पूरा रिवीजन करते हुए जाएंगे। अगर चैप्टर आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर, अगर आपने पढ़ा है, हर एक चीज को समझा है, तो रिवीजन करने में देर नहीं लगेगी और जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं इस चैप्टर की, वो सारी चीजें आपको एक बार में रिकॉल हो जाएंगी। ऑलराइट, तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि 1 शॉट रिवीजन हमने डायरेक्ट देखा, पहले बाकी के वीडियोस भी देखने तब तो आप रिवीजन करोगे। रिवीजन का मतलब क्या होता है? पहले जो पढ़ा हुआ है उसको दोबारा से रिपीट करना, दोबारा से उसको पढ़ना। रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या है? फिर से देखना कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा था। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? रिवीजन क्या होता है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये बात समझ में आई तो शुरू करें। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तुम्हारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है, कहां कहां किस तरीके से फैली हुई है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं।
पहला पॉइंट क्या कहता है भाई, मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या में कौन शामिल होता है, किसकी संख्या की बात करी जा रही है यहाँ पर, मानव की संख्या। जन, जन मतलब लोग, लोग कौन होते हैं, मानव होते हैं, ठीक है, उनकी ही संख्या की बात करी जा रही है। तो जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या क्या है, एक ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रही हूं और एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझा रही हूं। जनसंख्या का मतलब है मानव संसाधन। जनसंख्या का मतलब क्या है, मानव संसाधन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है ह्यूमन रिसोर्स। कैसे है पॉपुलेशन एक मानव संसाधन, पहली लाइन कही गई है कि मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं, लेकिन वे भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। दूसरे संसाधनों का तो हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, नदी, समुद्र, पहाड़, खेत, खलिहान, फसलें, इन सब का भी उपयोग हम कर रहे हैं और संसाधन को हम खुद बना भी रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो कि हमें प्रकृति ने लकड़ी दी है, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, लकड़ी को खाना पकाने के काम में ला सकते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लकड़ी से कोयला भी बन सकता है, काफी सारे उपयोग हैं लकड़ी के, ठीक है। जो भी हमें प्रकृति रॉ मटेरियल देती है उसको हम एक नए प्रोडक्ट में बदल देते हैं। बात आ रही है समझ में, तो मानव संसाधनों का उपयोग तो करता है, ठीक है, जो भी संसाधन उसे आसपास दिखाई दे रहे हैं उसका उपयोग भी करता है और निर्माण भी करता है, लेकिन मानव स्वयं एक संसाधन है। अब मानव स्वयं एक संसाधन कैसे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है उसका उपयोग करके एक नया प्रोडक्ट कौन बना रहा है, मानव ही बना रहा है। ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है, मानव के दम पर ही चल रही है। आप बीमार होते हैं, आप कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप के कोई केस होता है, कोई मामला होता है, आप वकील के पास जाते हैं, कोर्ट का कोई मामला होता है तो, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी होती है, आप टीचर के पास जाते हो। आपको कुछ सामान खरीदना है, आप दुकानदार के पास जाते हो। आपको कहीं जाना हो, ट्रेन से जाना हो, बस से जाना है, ऑटो से जाना है, उनको चलाने वाले कौन होते हैं, मानव ही होते हैं, ठीक है। तो मानव स्वयं इस तरीके से संसाधन है कि वो अपनी सेवाएं आपको दे रहा है और आप स्वयं मानव हैं, आप भी अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं दे ही रहे हैं। बात आई समझ में कि मानव किस तरीके से एक संसाधन के रूप में काम करता है, जनसंख्या स्वयं ह्यूमन रिसोर्स कैसे है। ऑलराइट, दूसरी बात, सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है और उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। जब हम सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या एक आधारी तत्व है और जनसंख्या को, पॉपुलेशन को बेस मानकर ही हम दूसरे एलिमेंट का इवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी इंपॉर्टेंस जान सकते हैं, उनका मीनिंग भी जान सकते हैं। दो बात समझ में आई, तीसरी बात समझना भाई ध्यान से। ये 3 पॉइंट अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ऑलराइट, चलिए, तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन व उपभोग करता है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उत्पादन भी मानव कर रहा है और उपभोग यानी कंज्यूम भी कर रहा है, उनका यूज भी कर रहा है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक देश की जनसंख्या, उसका आकार तथा वितरण कैसा है। अब हमारी पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या के बीच क्या रिलेशन बन सकता है उसकी बात हम करेंगे, क्योंकि अब हम क्या जानने वाले हैं, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के वितरण के बारे में। अभी हमने जाना कि मानव स्वयं किस प्रकार से एक संसाधन है। तो अब सोचना, भारत देश की हम बात करें, भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है। ठीक, ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरी बात करें कि हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे भारत देश की पॉपुलेशन कितनी है, एट प्रेजेंट 140 करोड़ प्लस हो चुकी है भाई साहब। कितनी, 140 करोड़ प्लस हो चुकी है।
और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो क्या 140 करोड़ जनसंख्या के लिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल सफिशिएंट है, पर्याप्त है कि इतने क्षेत्रफल में जनसंख्या को रहने के साथ साथ बाकी सुविधाएं भी मिल रही हैं, उतने क्षेत्र में उतनी जनसंख्या के लिए घर भी हैं, उतने क्षेत्रफल में उतनी जनसंख्या के लिए अनाज भी उत्पादित हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन उतने क्षेत्र में अवेलेबल हैं, क्या उतना क्षेत्रफल इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के हर एक काम के लिए सफिशिएंट है, ये बात आती है। और हाँ, हम भारत की बात करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के 6 भाग हैं, जहां पर अलग अलग भौगोलिक स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं यानी पर्वत, फिर मैदान है, फिर मरुस्थली भाग है, फिर पठारी भाग है, फिर तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, फिजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इन क्षेत्रों में जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग भौगोलिक प्रदेश हैं, इन क्षेत्रों में क्या बराबर पॉपुलेशन रहती है या हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है? ठीक है, ये सारी बातें अब हम जानने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए तो देखें, अब हम जनगणना की बात करेंगे कि आखिर ये जनगणना क्या होती है। जनगणना यानी कि सेंसस। तो एक निश्चित समय अंतराल में, बहुत ध्यान से डेफिनेशन सुनना, ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है आपसे। एक निश्चित समय अंतराल में, समय फिक्स है कितना? 10 साल। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, ठीक है, ऑफिशियल गणना होती है, वो क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। और भारत में सबसे पहले जनगणना कब करी गई थी? 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना करी गई थी। तब भारत का वायसरॉय था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो था, जिसके शासनकाल में सबसे पहले जनगणना की गई थी। क्लियर? तो जनगणना क्या है ये बात हमें समझ में आई। दूसरी बात समझते हैं, भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब भारतीय जनगणना जो है सिर्फ हमें इतना ही नहीं बताती कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इसके साथ साथ ये भी बताती है कि कितनी आयु वर्ग की कितनी पॉपुलेशन है, कि बच्चों की संख्या कितनी है, बूढ़ों की संख्या कितनी है, महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, युवाओं की कितनी है, जेंडर रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ठीक है, साक्षरता दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। ये सारे आंकड़े भी हमें जनगणना के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समझ में आई बात? कहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ की जनसंख्या कम है, कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ की कम है, कहाँ की लिटरेसी रेट ज्यादा है, कहाँ की कम है, कहाँ का जेंडर रेशियो ज्यादा है, कहाँ का कम है। ये सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं? जनगणना यानी कि सेंसस से प्राप्त होती हैं। ऑलराइट, तो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। और जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से, ध्यान से सुनिएगा, जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है। वो 3 प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखें, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और वो पॉपुलेशन कहां कहां कितनी मात्रा में बटी हुई है, ये सारी बातें। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि जनसंख्या के गुण या विशेषताओं के बारे में बतलाइए। ऑलराइट, क्लियर? यहां तक की कहानी क्या कहते हो? यहां तक की कहानी क्लियर है? चले आगे, चलिए अब देखें, भारत की जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कब हुई, फिर संपूर्ण जनगणना कब हुई, तब से लेके अब तक कंटिन्यूअस हर 10 साल में चली आ रही है। ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो भारत में सबसे पहले, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना करी गई थी। कब? 1872 में। किसके शासनकाल में? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1872 में जब सबसे पहले भारत में जनगणना करी गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1872 में
कौन था भाई? लॉर्ड मेयो था। हाँ जी, लॉर्ड मेयो ही था। ठीक है, तो हालांकि 1881 में, अब ये फैक्ट सुनना, कंफ्यूज करने वाला फैक्ट है, लेकिन ध्यान से सुनना, रिवीजन क्लास है, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी पुरानी चीजें याद आ जाएंगी। जल्दी से चेक करके बताओगे लाइक शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखें, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना करी गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। हालांकि अब सुनना भाई ध्यान से, 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संपूर्ण जनगणना पहली बार कब करी गई थी, तो आप क्या बता देंगे? 1881। और सबसे पहले कब करी गई थी? शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। अब जब 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी, तो उस समय कौन था वायसरॉय? उस समय था भैया लॉर्ड, कौन था? चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, रिवीजन क्लास है, आंसर भी देते जाना है। ठीक है, लॉर्ड रिपन। क्लियर? चलिए, तो उसी समय से, कब से? 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, और ये लगातार हर 10 वर्ष में होती है। चलिए, अब हम भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण की बात करेंगे। ठीक है, भारत की जनसंख्या का आकार कितना दिखा गया है और संख्या के आधार पर वितरण कैसा हमें दिखाई देता है। तो अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की चर्चा करें, कब की? सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों की चर्चा करें, तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 12,106 लाख, मतलब 121 करोड़ थी। कितनी थी? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 121 करोड़ थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, जो पूरे विश्व की जनसंख्या के आकार का कितना प्रतिशत थी, ये डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। कितनी? 17.5% थी। ऑलराइट, क्लियर कहानी यहां तक की? अब देखो, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 140 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं। प्रेजेंट में भारत की जनगणना कितनी हो चुकी है? 2011 में तो 121 करोड़ थी, लेकिन अब 140 करोड़ को पार कर चुकी है, और भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है। ठीक, क्लियर? तो इतनी जो जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या, जो भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर रहती है, और ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है? पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। क्लियर? तो प्रेजेंट में 140 करोड़ पॉपुलेशन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली हुई है। यहां पर हम इन इमेजेस के माध्यम से, इन चार्ट्स के माध्यम से भी पॉपुलेशन को समझेंगे। ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। ये देखो, सबसे पहले यहां पर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की बात बताई गई है आपको। जनसंख्या के आकार एवं वितरण को अब हम इन चार्ट्स के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, टोटल विश्व का प्रतिशत कितना है? स्थलीय भूभाग 100%। 100% में से भारत का कितना, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जनता रह रही है? यानी कि टोटल में से, टोटल जितना विश्व का स्थलीय भूभाग है, उसमें से कितने प्रतिशत भाग पर भारत की जनता निवास करती है? वो है आपका 17.5%। ठीक है, 17.5% जो है क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, और शेष विश्व की कितनी है? 82.5। अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल की चर्चा करें। किसकी चर्चा करें? क्षेत्रफल। ऊपर हमने क्या जाना कि भारत की पॉपुलेशन पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 17.5 है, और
भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। तो 2.4% और 17.5%। पॉपुलेशन ये समझ लो कि 17.5% है और उसको रहने के लिए क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का? 2.4%। ये तो कम दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, बात आई समझ में? तो क्षेत्रफल के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अब आप इस आंकड़े से इस डेटा से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए हर एक रिसोर्स का उपलब्ध हो पाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की तरफ और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की तरफ। जनसंख्या में हम ये जानेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, याद रखना। और जहां की कुल आबादी कितनी है भाई साहब? जहां की कुल आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो रही है यहां से बात? कितनी? लगभग 19,92,81,477 है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। 140 करोड़ में से 19,92,81,477 यानी कि लगभग 20 करोड़। कितना? लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन है मात्र उत्तर प्रदेश की, सिर्फ एक राज्य की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? लगभग 16% है। अब हम कहां चलेंगे? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है? तो देखें 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, जहां की कुल आबादी कितनी है? जहां की कुल आबादी कितनी है? 6,07,688 लोग वहां पर रहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे की कहानी। अब लक्षद्वीप की बात करें। क्या है लक्षद्वीप? एक यूनियन टेरिटरी है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, आइलैंड है। कितनी पॉपुलेशन निवास करती है? तो लक्षद्वीप में मात्र 60,000 लोग रहते हैं। क्लियर? अब देखो भाई, एक और इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आया भाई, 4-5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। देखो भाई, मैंने तो बहुत सारे स्टार लगा दिए, आप भी लगा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, भारत की लगभग आधी आबादी, किसकी बात हो रही है? भारत की लगभग आधी आबादी यानी कि भारत की लगभग 50% जनसंख्या, 50% पॉपुलेशन केवल 5 राज्यों में निवास करती है। जी हाँ, तो अब हमें इससे क्या पता चलेगा कि भारत के वो 5 राज्य जहां की पॉपुलेशन, आबादी का मतलब जनसंख्या ही होता है, पॉपुलेशन ही होता है। तो भारत के ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले आएगा आपका नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर बिहार, नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल और फिर आएगा आपका नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और सबसे नीचे आंध्र प्रदेश, इसमें तेलंगाना को भी मिला लेना है। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और 5वां आंध्र प्रदेश। याद रहेगा, ये क्रम ऐसे ही याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्रा की। क्लियर? चलिए अब आगे की कहानी, जनसंख्या वितरण। देखें भाई, इसको भी एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। यहां पर आपको समझ में आएगा कि भारत के टोटल राज्यों में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन, कितने प्रतिशत पॉपुलेशन निवास करती है। तो देखो भाई, जैसा कि अभी हमने देखा था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। टोटल कितनी है? 16% है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 16% है। महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की 9% है। कितनी है? फिर
आता है बिहार की भी लगभग 9% है, वेस्ट बंगाल की 8 है, आंध्रा की 7% है। फिर उसके बाद स्थान आता है भाई 3 राज्य देखें, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इनकी 6-6% है। गुजरात और कर्नाटक की आपको 5-5% मिलेगी। फिर उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, इन सब की 3-3% मिलेगी। फिर पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इनकी पॉपुलेशन 2% है। 100% में से कितना कितना हिस्सा है, ठीक। फिर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब की मिलेगी आपको 1-1%। और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो मेंशन नहीं किए गए हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1%। यानी कि भारत की 100% पॉपुलेशन में से किस राज्य में कितनी कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसके बारे में आपके इस चार्ट में बताया गया है। तो ये 5 राज्य आपको याद करने ही हैं। सबसे पहले आएगा आपका क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर? ये 5 चीजें आपको याद रखनी है इस वाले चार्ट में। ऑलराइट, चलिए अब हम जानेंगे घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, यानी कि सीधी सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी की या जनसंख्या घनत्व की, इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, चलिए आ जाइए घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण की बात करें, ठीक, कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल ये उठता है, ठीक है। तो पहले तो इसे समझ लेते हैं, फिर कहां पर कितनी डेंसिटी है उसको समझेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, परिभाषा ध्यान से सुनना, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। क्या कहा मैंने, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या। अब जहां भी 1 किलोमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन निवास करती होगी वो वहां का क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहां पूरे भारत का 382 और बिहार का कितना 1102, यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको कहां मिलेगी, बिहार में। वहीं अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं, यानी कि कम भीड़भाड़ दिखाई देगी, सीधी सी बात है। जहां ज्यादा लोग रहेंगे कम क्षेत्रफल में ज्यादा भीड़भाड़ दिखाई देगी, और जहां कम लोग रहेंगे कम भीड़भाड़ दिखाई देगी, सीधी सी बात है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे कि असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य ऐसे हैं जहां पर कम पॉपुलेशन निवास करती है। उसके रीजन क्या है, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां जनसंख्या के रहने के लिए उतनी ज्यादा अनुकूल नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास कर पाए। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, उत्तरी मैदान में, क्योंकि वहां पर सारे संसाधन उपलब्ध हैं, उपजाऊ मिट्टी है, बारिश होती है, खेती होती है, प्लेन एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। चलिए, अभी मैंने आपको उत्तरी मैदानी भाग के बारे में बताया था, ठीक है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तरी मैदानी भाग, ध्यान से सुनना, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्या कहा गया है, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। यहां पर भारत में क्या है, पर्वतीय भाग है कुछ इस तरीके से, ठीक। उसके नीचे क्या है, इधर साइड में आपको भारतीय मरुस्थल मिल जाएगा,
इस तरीके से साइड में आपको भारतीय मरुस्थल मिल जाएगा, यहाँ से नीचे आएंगे गुजरात का भाग मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है कैसा है, उत्तरी मैदानी भाग है। और यहाँ पर दक्षिण में जब हम बात करें कहाँ की, केरल की बात करें, एक ये प्लेस देखो भाई, रेड कलर से मार्क कर रही हूं मैं, केरल और ये वाला प्रदेश, उत्तरी मैदानी भाग, यहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, क्या कारण है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर क्यों निवास करती है? जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़। बिहार एक ऐसा राज्य जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कहां है ये? उत्तरी मैदान में ही है, भारत के उत्तरी मैदान में ही है ये। क्यों यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है? तो देखें, क्योंकि यहां समतल मैदान है। सबसे पहली बात, ये मैदानी भाग है, प्लेन एरिया है। जहां प्लेन एरिया रहेगा वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं होंगी, खेती अच्छी से हो सकेगी, नदियों का बहाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। समझ में आ रही है बात? तो सारी सुविधाएं यहां पर हैं, सारे संसाधन यहां पर हैं, उपजाऊ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। तो ये जो उत्तर का मैदानी भाग है, यहां पर भारत की 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है। और ये मिट्टी, ये नदियां, ये मिट्टी यहाँ पर एकत्रित करती जाती हैं, जिससे यहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। मैदान उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है, वर्ष भर पानी उपलब्ध है, कृषि क्रिया अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र अच्छे से फलेगा फूलेगा। प्राथमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड रहता है अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है, तो उद्योग धंधे भी यहीं पर अच्छे से बना पाएंगे। अब जब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र यहीं पर उपलब्ध हैं, तो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र भी यहीं पर ज्यादा उपलब्ध होगा कि नहीं? क्योंकि तृतीय क्षेत्र इनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब यहां पर रोजगार के साधन हैं, संसाधन है, हवा, पानी, मिट्टी, बारिश, अनाज, सब कुछ है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ का, तो जनसंख्या यही ना रहेगी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन के साधन सबसे अच्छे से यहीं पर चल पाएंगे, ट्रेन अच्छे से चल पाएगी, बस अच्छे से चल पाएगी। पहाड़ पर ना तो ट्रेन अच्छे से जा सकेगी, ना बसें बहुत अच्छे से जा सकेंगी, दिक्कत होगी। क्लियर है? तो इस कारण से इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। क्लियर? चलिए देखें भाई, जनसंख्या के आकार एवं वितरण में जनसंख्या घनत्व को हम समझें। देखो भाई, कलरफुल भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो जहां पर डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई दे, कौन सा? डार्क ग्रीन कलर, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको सबसे कम मिलेगी। कितनी? 250 से भी कम, 250 से भी कम। भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो डार्क ग्रीन कलर है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहां पर क्या मिलेगा आपको? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम मिलेगी। देखो, पहाड़ी एरिया है, ये मरुस्थलीय एरिया है, यहां पर भी देखें आप कम पॉपुलेशन मिलेगी। फिर ये जो लाइट ग्रीन कलर है, अब डार्क ग्रीन नहीं, अब हम लाइट ग्रीन की बात करेंगे। ठीक, ये वाला एरिया देखें तो 251 से 500 आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। देखें भाई, कहां कहां? गुजरात, दादर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा। ठीक, अब येलो कलर वाले एरिया पे चलें, जहां पर 501 से 750 पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, यहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी 501 से 750 मिलेगी। फिर हम चलें ऑरेंज कलर की तरफ, रेड नहीं ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर 751 से आपको 1000 में मिलेगी। कहां कहां? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और उसके बाद केरल में।
क्लियर। अब चलो भाई, डार्क रेड कलर जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मिल गया, ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल। क्लियर, यहां पर आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, कितनी, 1001 से भी ज्यादा, जिसमें बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, लगभग 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑलराइट, चलिए अब देखो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। बढ़ना घटना किस पर डिपेंड करता है, जन्म और मृत्यु पर। जन्म होंगे जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु होगी जनसंख्या कम होगी। क्लियर। तो अब सुनो भाई, आबादी की संख्या यानी कि लोगों की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। किस किस पर, ध्यान से सुनिएगा। एक है आपका जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म, जितने ज्यादा बच्चे जन्मे जाएंगे यानी कि पैदा होते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। डेथ की बात करें, अगर लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन कम होगी। ठीक। प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ लोग जा रहे हैं, प्लेस ए की पॉपुलेशन कम होगी, प्लेस बी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो इन 3 फैक्टर्स पर जनसंख्या परिवर्तन डिपेंड करता है। ऑलराइट, चलिए अब हम यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल आता है। ठीक है, तो सुनना भाई, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, क्या कहा गया है, किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। क्योंकि पॉपुलेशन का काम, जनगणना का काम, सेंसस का काम कब किया जाता है, हर 10 साल में। तो हमें हर 10 साल में ही पता लग पाएगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है या कितनी जनसंख्या घटी है। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक क्या है, एक है आपकी सापेक्ष वृद्धि और दूसरी है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। एक सापेक्ष वृद्धि के बारे में जानेंगे, ठीक है, और एक जानेंगे कि हर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इसके द्वारा हम जानेंगे। अब सापेक्ष वृद्धि क्या होती है, इसको समझते हैं। सापेक्ष वृद्धि में हम समझेंगे कि प्रत्येक वर्ष 1 दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, 1 दशक में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है वो कुल वृद्धि हमें दिखाएगी। जैसे पहले की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या को हम किससे घटा के पता कर सकते हैं, 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं कि भाई साहब 2001 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2011 में इतनी थी, तो अब टोटल इतनी निकल के आई है, तो इतनी पॉपुलेशन टोटल है। ठीक, इसे ही क्या कहा जाता है, निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। अब हम वार्षिक वृद्धि की चर्चा करें तो यह जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, वार्षिक वृद्धि। तो इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है कि हर वर्ष कितने प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वृद्धि का अध्ययन किसमें किया जाता है, आप बता देंगे प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। क्लियर, यानी कि 2% की दर से 2% प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का क्या अर्थ है कि किसी दिए गए वर्ष में मूल जनसंख्या में 2% की वृद्धि हो रही है कि 100 में 2% अब बढ़ चुके हैं। बात आई समझ में। और इसे क्या कहा जाता है, वार्षिक वृद्धि दर। और सापेक्ष या निरपेक्ष वृद्धि को हम कैसे मापते हैं, 10 साल में मापते हैं कि हर 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। कि 2011 में मान लो आपकी कितनी थी, 2011 में कितनी थी,
121 करोड़ थी और हमने 2021 में देखा तो 2021 में कितनी हो गई, 2021 में 140 करोड़ हो गई। अब इसको हम माइनस करेंगे तो भाई 19 करोड़ पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ गई। क्लियर है बात? चलिए अब देखो भाई, भारत की आबादी 1951 में कितनी थी। अब देखना भाई आंकड़ा कैसे कैसे आपको भारत की जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2021 में 140 करोड़ हो गई है। 1951 में कितनी थी, 3610 लाख थी, ठीक है। और अब कितनी हो गई 2021 में, 140 करोड़ बढ़ के हो गई है। और 1981 से, अब सुनना ध्यान से, 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। भारत की आबादी बहुत अधिक है, इसलिए जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। आखिर 1981 से किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर में हमें कमी देखने को मिलती है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जनसंख्या की इस वृद्धि दर पर भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है सन 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि कितनी हो चुकी है, 140 करोड़ हो चुकी है। अब देखना भैया, ग्राफ को ध्यान से देखना, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत में आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि प्रति दशक हर 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, ठीक। और यहां पर आपको ईयर मिलेंगे 1951 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1981, ठीक है। हमें फोकस करना है 81 पर, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। फिर 1981 से 1991, 1991 से 2001 एंड 2001 से 2011, यानी कि 1951 से लेकर हम 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर का प्रति दशक के हिसाब से हर 10 साल के हिसाब से आंकड़ा देखेंगे। ऑलराइट, तो देखो कहां कहां बढ़ रही है, किन 10 सालों में और किन 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर हमें घटती हुई दिखाई दे रही है, वो देखेंगे। खास तौर से हम कहां फोकस करना है, हमें 1981 में फोकस करना है। तो 1951-61 इन 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 21.64। फिर 1961 से 1971 में 24.8 बढ़ गई। फिर 1971 से 1981 में अब ये 24.8 है और ये क्या है 24.66। तो 24.66 तो कम है ना 24.8 से, कब, 1981 में, ठीक है। तो यहां से जनसंख्या वृद्धि दर अब हमें कम होती हुई दिखाई देगी। फिर 1981 से 91 के दौर की बात करें तो 23.87, देन 1991 से 2001 की बात करें तो 21.54, फिर 2001 से 2011 की बात करें तो 17.64%। क्लियर। तो 2001, अब देखना भाई दो डेटा आपको ध्यान देने हैं, दो डेटा की तरफ आपको ध्यान देना है। एक है आपको 1981 वाला जहां से जनसंख्या वृद्धि दर कम होना शुरू हुई थी, वो डेटा था 24.66, और 2011 का डेटा आपको याद रखना है क्योंकि यही डेटा आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है, 17.64 है भारत की जनगणना, ठीक है, 17.64 या 17.64%। ऑलराइट, चलिए अब देखो एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक और ग्राफ दिखाई दे रहा है जो क्या दिखाता है, भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2011 में, 1901 से आंकड़ा देखेंगे कहां तक, 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या का कि कितनी जनसंख्या किस साल में हमें देखने को मिलती है। लाख में देखेंगे भाई, लाख में, ये जनसंख्या लाखों में है, ठीक। और इधर आपको ईयर है 1901 से कहां तक, 2011 तक। तो देखो भाई
पूरे आंकड़े तो हम नहीं देखेंगे ना, पूरे आंकड़े आपको याद ही नहीं करने, एक तरीके से बस आपको बताया जा रहा है इन आंकड़ों के माध्यम से कि कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ी। अब आप देख के घबरा गए होंगे कि भाई साहब इतना डेटा हम कैसे याद रखेंगे, तो डेटा याद नहीं रखना है, बस अपन को प्रूफ देखना है कि हाँ किस तरीके से जनसंख्या हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, तो 1901 में कितनी थी, 238.40, देन 1951 में फिर से बढ़ी। ठीक है, देखो भाई अपन देख लेते हैं कि कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ रही है। फिर 1921 में है, देखना भैया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। देखो 1911 में कितनी थी, 252.09 लाख, और 1921 में कितनी, 251.32। अब 1921 में 1911 के कंपैरिजन में जनसंख्या कम होती हुई दिखाई दी है। आखिर क्यों? क्योंकि इस समय सन 1921 की बात हो रही है, इस समय 2-3 साल पहले 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1919 में पूरी दुनिया में प्लेग नाम की महामारी फैली थी, जिससे कई लाखों में लोगों की डेथ हुई थी, जिससे जनसंख्या में कमी आई थी। और 1921 को क्या कहा जाता है, 1921 के ईयर को कहा जाता है जनसंख्या विभाजक वर्ष, जनसंख्या विभाजक वर्ष, क्योंकि यहां जनसंख्या माइनस में गई थी भाई साहब। ठीक, अब देखो ग्राफ में आगे की तरफ बढ़े हम। ठीक, अब देखो ये ग्राफ इधर से इधर गया, यहाँ हल्का सा नीचे आया, अब ऊपर चढ़ गया भाई। 1931 में तेजी से ऊपर चढ़ता है, 251 से सीधा 278, फिर 1941 में और तेजी से आगे बढ़ता है भाई, 318, फिर 361, फिर 439। अब देखना कितनी बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ता है ये ग्राफ। ठीक है, 548, फिर 683, फिर 846, फिर 1028, और ये लो भैया 121 करोड़ 2011 में। और बढ़ा दें क्या, और बढ़ा दें 2021 में, 2011 में गया 121 करोड़, और 2021 में ये जाएगा आपका कहाँ, ऊपर ही पहुंचा दें, ऊपर ही पहुंचा देते हैं इसको, ये पहुंच जाएगा आपका 140 करोड़ लगभग। क्लियर? यानी कि हमें जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 1921 का दौर ऐसा था जहां पर जनसंख्या थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे हम क्या जानते हैं, जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो किस तरीके से साल दर साल हर 10 सालों में भारत की जनसंख्या बढ़ी, देखा आपने। चलें आगे, चलिए अब देखो भाई, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया में 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इनकी चर्चा भी हमने करी थी। अब जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, प्रवास क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से सीधी सीधी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और सीधा ऐसे भी सवाल बन सकता है कि जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या अलग अलग पूछा जा सकता है कि जन्म दर या मृत्यु दर या प्रवास क्या होता है। तो समझें इसको। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, क्या कहा गया है, एक वर्ष में, ध्यान से सुनना है सभी को, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों में से या प्रति 1000 बच्चों में से कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है, जो जीवित हैं, उसे क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। और भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। अब जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और डेथ कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है। ये बात हो गई जन्म दर की। अब मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट की चर्चा करें तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, क्या कहा गया है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। एक वर्ष यहां भी, एक वर्ष यहां भी, प्रति 1000 यहां भी, प्रति 1000 यहां भी, यहां जन्म की बात है, यहां मृत्यु की बात है, बस। ठीक, अब प्रवास, तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ लोग जा रहे हैं, ये क्या है, प्रवास है। ठीक है, अब प्रवास भी 2 तरीके का होता है भाई, प्रवास के भी 2 प्रकार होते हैं, एक है आपका आंतरिक प्रवास और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास।
ठीक है। एक है आपका आंतरिक प्रवास और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक किसे कहेंगे? आंतरिक किसे कहेंगे? आंतरिक कहेंगे देश के अंदर। आंतरिक प्रवास किसे कहेंगे? आंतरिक प्रवास कहेंगे देश के अंदर, कि जब आप भारत देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, भैया मध्य प्रदेश से हम बिहार घूमने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीधी सी बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, यानी कि बाहर ही जाना है। जब हम एक देश से दूसरे देश की तरफ जाएं तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा, यानी कि देश के बाहर यात्रा हो रही है। क्लियर? चलिए अब देखें, भारत में अधिकतर प्रवास कहां से कहां की तरफ होता है? गांव से शहर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि शहरों में बेहतर रोजगार के साधन मिलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य इन लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं, और भारत में प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो भारत में जो है कहां से कहां की तरफ प्रवास होगा? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, उसके अलावा शिक्षा के साधन उपलब्ध होते हैं, इलाज यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होती हैं। तो लोग कहाँ जाते हैं? लोग जाते हैं शहरों की तरफ। तो इस तरीके से गांव की जनसंख्या कम होती जाती है, शहरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो प्रवास के कारण भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और जब नगरों की जनसंख्या में या शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन। क्लियर कहानी यहां तक की? ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑल सेट। चलें आगे। आगे तो चलेंगे, लेकिन जल्दी से चेक करके बता दो भाई साहब कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑल राइट, चलिए अब देखो, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। कहां से कहां? लोग गांव से शहरों की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षक कारक प्रभावी होता है। अपकर्षण, पुश। अपकर्षण का मतलब क्या है? पुश, यानी कि धक्का देना। पुश का मतलब क्या है? धक्का देना। कहां की तरफ? शहरों की तरफ। ठीक है, तो ये कहां होगा? गांव में होगा ये फैक्टर, और शहर में होता है भाई अभिकर्षण कारक। अभिकर्षण, अभिकर्षण का मतलब क्या है? पुल। पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना। तो ये फैक्टर कहाँ काम करता है? शहरों में। यानी कि शहर गांव के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि गांव में सारी शहर में सारी सुख सुविधा उपलब्ध हैं, गांव में उपलब्ध नहीं है। तो गांव से लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं? शहर की तरफ जा रहे हैं। शहर में लोग कहाँ से आ रहे हैं? गांव की तरफ से आ रहे हैं। बात आई समझ में? तो जो शहरों में उपलब्ध साधन संसाधन है, जिसके कारण लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, जिसके कारण लोग शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं। ऑलराइट, अब प्रवास का प्रभाव क्या पड़ता है? जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जा रही है, तो प्रवास का प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो पहला प्रभाव तो यही है कि जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है प्रवास। बिल्कुल, अब गांव से शहरों की तरफ पॉपुलेशन जा रही है, तो गांव की जनसंख्या कम होगी और शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी। क्लियर? फिर उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। जी हाँ, अब गांव से सारे उम्र वाले लोग तो नहीं जाते ना शहर। जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं वो गांव में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे हैं, शिक्षा का साधन गांव में उपलब्ध नहीं है, लोग जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक, उसके बाद रोजगार के साधन नहीं है, युवा वर्ग जाएगा शहरों की तरफ। तो गांव में वृद्ध व्यक्ति बचेंगे या महिलाएं बचेंगी, और पुरुष जो है रोजगार के साधन के लिए, आय कमाने के लिए शहरों की तरफ जाएंगे। युवा वर्ग या बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए जाएंगे, रोजगार को खोजने के लिए जाएंगे।
तो आयु संरचना को भी प्रभावित कर रहा है प्रवास। क्लियर कि गांव में या तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे, वृद्ध व्यक्ति दिखाई देंगे या महिलाएं, और शहर में ज्यादातर आपको युवा वर्ग दिखाई देगा, पुरुषों की संख्या दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए अब आयु संरचना क्या होती है इस फैक्टर को भी समझ लेते हैं। आयु संरचना, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों को बतलाता है कि भाई भारत में मान लो बच्चों की संख्या कितनी है, युवाओं की, किशोरों की संख्या कितनी है, किशोर वर्ग की संख्या कितनी है, युवा वर्ग की संख्या कितनी है, वृद्ध की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, ठीक, पुरुष की कितनी है, इस तरीके से। क्लियर? तो किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों को बतलाती है। अब देखें, जैसे कि बच्चे, वयस्क एवं वृद्धियों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है, और किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतया 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब 3 वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चे जो 15 साल से कम के हैं उन्हें बच्चा कहा गया है, फिर वयस्क जो 15 से 59 वर्ष के हैं और इनका ही काम होता है मुख्य रूप से आय कमाना, और वृद्ध जो 59 से अधिक हैं। सिंपल। चलिए, क्लियर? ऑलराइट, अब देखो भाई, बच्चे सामान्यतया जो 15 वर्ष से कम के हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी स्थिति किस तरीके से होती है, इनके लिए क्या जरूरी होता है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? अभी आप भी हो सकता है 15 वर्ष के आसपास, 9th में हो ना अभी आप, तो 15 साल से कम ही हो गए, अभी आप बच्चे ही हो, ठीक है? आपकी स्थिति को बतलाया जा रहा है, ध्यान से सुनना। और हाँ भाई, लाइक शेयर नहीं करना, नहीं भूलना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, लास्ट चैप्टर का रिवीजन है, इसके बाद आपका सिलेबस फिनिश, ठीक है? तो देखें, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। बच्चे पैसे तो कमाते नहीं, आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। बच्चों को भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, कपड़े, यानी कि सारी जरूरत जो होती है बच्चों की, वो बच्चे स्वयं पूरी नहीं कर पाते, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते, किसी ना किसी पर डिपेंड रहते हैं। तो भारत की कुल आबादी में बच्चों की संख्या कितनी है? 34.4% है। दूसरे आयु वर्ग की हम बात करें जिसमें आते हैं वयस्क 15 से 59, ठीक है? ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं, पैसा कमाना इनका काम होता है, और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, और कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 58.7% वयस्क व्यक्ति पाए जाते हैं, जिनकी आयु कितनी है? 15 से 59। फिर है वृद्ध व्यक्ति जो 59 क्रॉस कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, ठीक है? तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाई सभी लोग रिटायर हो जाएं, जिनको काम करना है वो करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। तो उत्पादनशील भी हो सकते हैं, आर्थिक रूप से पैसा भी कमा सकते हैं, और रिटायर भी हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, अगर इनकी मर्जी है ये कार्य कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि भैया 59 के हो चले हो, बूढ़े हो चले हो, भाई काम मत करो, ठीक? लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। 59 के बाद इनकी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है? वो युवा वर्ग का ही हो सकता है। दूसरा काम वो करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुल आबादी का 6.9% वृद्ध वर्ग है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी हमें किस आयु वर्ग की देखने को मिलती है? वयस्क की, जो कितने हैं? 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं। 58.7% है टोटल पॉपुलेशन में से। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की कहानी? कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो की। ऑलराइट, एक और नया फैक्ट है। जनगणना से अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जनगणना से सिर्फ हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स पता लगते हैं। उन्हीं में से एक है लिंगानुपात यानी कि जेंडर रेशियो। अब जेंडर रेशियो की डेफिनेशन क्या बनती है या जेंडर रेशियो क्या होता है? तो देखें, किसी भी देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि पर 1000 पर
पर थाउजेंड्स मेल कैटेगरी पर फीमेल कैटेगरी की संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम क्या कहेंगे, लिंगानुपात या जेंडर रेशियो कहेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है लिंगानुपात या जेंडर रेशियो का, तो यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। क्या बताया गया इसके बारे में कि यह जानकारी यानी कि जेंडर रेशियो की जो जानकारी होती है वो किसी दिए गए समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापता है कि कितनी संख्या में पुरुष हैं, कितनी संख्या में महिलाएं हैं, क्या दोनों की संख्या बराबर है या पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की कम है या महिलाओं की ज्यादा है या पुरुषों की संख्या कम है। ऑलराइट, फिर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों के लिए कुल लिंगानुपात कितना है, 943 है। जब 2013 की जनगणना करी गई तो 11 की जनगणना करी गई तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जेंडर रेशियो कितना है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत का जेंडर रेशियो है 943, कितना, 943, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपको जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर जेंडर रेशियो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। तो देखो भैया, केरल में, कहां पर, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है जबकि हरियाणा में सबसे कम है। केरल का जेंडर रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है और हरियाणा का जेंडर रेशियो क्या है, सबसे कम है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केरल में ज्यादा है और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हरियाणा में सबसे कम है। ऑलराइट, क्लियर, यहां तक की कहानी क्लियर। अब सुनो भाई, हर एक जनगणना वर्ष के साथ लिंगानुपात की हम चर्चा करें तो देखें, इस ग्राफ को ध्यान से देखें, जनगणना वर्ष के साथ जेंडर रेशियो या लिंगानुपात, यहां पर आपको जो है जेंडर रेशियो दिखाई दे रहा है। जेंडर रेशियो, लिंगानुपात, और यहां पर अलग अलग ईयर में हम बात करेंगे कि किस ईयर में कितना कितना जेंडर रेशियो रहा है। अब हम इस ग्राफ के जरिए ये देखेंगे कि लिंगानुपात बढ़ा है या घटा है। समझ में आ रही है बात? तो देखें, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे पहले यहां पर हमें 972 दिखाई दे रही है। 972 से फिर महिलाओं की संख्या कम हुई, ग्राफ गया नीचे, कितनी, 964, फिर ग्राफ गया और नीचे 955, फिर और नीचे, फिर और नीचे, लगातार यहां तक हमें जेंडर रेशियो का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है 946, फिर उसके बाद फिर से कम हुआ, फिर से कम हुआ, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर से कम हुआ, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर हल्का सा बढ़ा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, यानी कि साल दर साल जेंडर रेशियो हमें कम ही दिखाई दे रहा है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर जेंडर रेशियो कम होने के कारण क्या है, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होने के क्या कारण है, कोई बता सकता है? जब मैंने चैप्टर में ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तब सारी बात बताई थी, तो बता दो भाई साहब जल्दी से, क्या कहते हो? जब चैप्टर पढ़ाया था, याद है आपको, टॉपिक पढ़ाया था, इसका रीजन बताया था कि जेंडर रेशियो या लिंगानुपात कम क्यों होता गया, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम देखने को क्यों मिलती है, कोई बता सकता है? चलिए, तो कारण यह है कि भारतीय समाज की अगर हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, भारतीय समाज की, क्योंकि हम भारतीय जनगणना के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय जनगणना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बेटों की चाह लोगों को ज्यादा रहती है कि लड़का पैदा होना चाहिए, भगवान से मिन्नतें मांगते हैं लोग कि लड़की नहीं, हमें लड़का चाहिए, एक बात ये। और अगर लड़की पैदा हो गई तो भाई उसको ऐसे ही देखा जाता है, और मान लो किसी परिवार में बेटियां ही पैदा हो रही हों तो क्या बोलते हैं लोग, भाई बेटियां ही पैदा हो रही हैं, बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और इसके चलते क्या होता है भाई, क्या होता है,
कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या समझते हैं आप सभी। भ्रूण यानी कि गर्भ में ही बच्चे को मार देना। अगर भ्रूण की जांच हो गई, गर्भ की जांच हो गई कि पेट में कौन पल रहा है, लड़का है या लड़की, अगर इसकी जांच हो गई और लड़की हुई तो उसको क्या कर देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। अब वो बच्चा या वो बच्ची जो दुनिया में बाहर आ ही नहीं पाई, उसके पहले ही उसको मार दिया कि पैदा ही ना हो। तो भाई लड़कियों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? लेकिन इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमारे भारत देश की सरकार काफी सारी योजनाएं भी चला रही है बेटियों के लिए, ठीक है, जो कि कारगर भी साबित हुई हैं। कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध है। इवन भ्रूण जांच जो होती है कि गर्भ में ही हमें यह पता लग जाए कि जेंडर क्या है बच्चे का, मेल है फीमेल है क्या है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की आप जांच कराते हो या कोई हॉस्पिटल आपको एक ऐसी जांच की सुविधा प्रोवाइड कराती है तो वो भी कानूनी अपराध है, गैर कानूनी है, अवैध है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब एक और नए फैक्टर की बात करते हैं, साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या होता है भाई? 2001 के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, कब के जनगणना के अनुसार? 2001 के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन किसकी हम पढ़ेंगे? साक्षर की, कि आखिर साक्षर होता क्या है, तब तो हम साक्षरता को समझेंगे, ठीक। तो यह परिभाषा जो है 2001 की जनगणना के अनुसार दी गई है, साक्षर की परिभाषा, इसको आपको याद ही रखना है। तो उम्र कितनी बताई है? कम से कम 7 वर्ष। उम्र कितनी बताई है? कम से कम 7 वर्ष, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ व लिख सकता है, किसी भी भाषा को, जरूरी नहीं कि उसे हिंदी ही हो आती हो या इंग्लिश ही आती हो, कोई भी भाषा जिसको वो स्वयं समझ सकता हो, उसको समझ के लिख और पढ़ सकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे, लिटरेट कहेंगे, ठीक है। और साक्षरता स्तर में अगर कमी आती है तो वो आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधा है। अगर किसी देश के नागरिकों में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कम पाई जाती है तो वहां पर आर्थिक स्थिति, उनका आर्थिक विकास रुका हुआ प्रतीत होगा। क्लियर? तो देखो, अब 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार इसके आंकड़ों यानी कि साक्षरता दर के डेटा की भी बात कर लें कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत देश की लिटरेसी रेट कितनी है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? 64.84% है। कितनी है? 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर, हाँ जी, अब अलग अलग कैटेगरी की भी लिटरेसी रेट यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो पुरुषों की यानी मेल कैटेगरी की लिटरेसी रेट कितनी है? 75.26% है। देखो, ओवरऑल लिटरेसी रेट से भी ज्यादा है किसकी? पुरुषों की लिटरेसी रेट, और महिलाओं की बहुत कम है, 53.67 2001 की जनगणना के अनुसार। अब आपको एक चीज पता करनी है, आपके लिए एक सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर कितनी है, और इसमें साथ ही साथ पुरुष साक्षरता दर, और महिला साक्षरता दर भी आपको पता करना है। ऑल राइट, ऑल क्लियर, ठीक है। ये आपको पता करना है और पता करके मुझे कमेंट में भी बताना है।
ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखें, भारत की साक्षरता दर में लगातार सुधार हो रहा है, ठीक है, जिसमें अब हम 2011 की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.08% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की कितनी है 65.46% है। क्लियर, ये भी पता लग गया हमें। अब भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो वो है केरल। कौन सा? केरल। तो केरल का लिटरेसी रेट कितना है? 93.9%। कितना? 93.9%। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार, जिसका लिटरेसी रेट कितना है? 63.82। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे अधिक साक्षरता दर कहां की है? केरल की। और सबसे कम कहां की है? बिहार की है। ठीक है, चलिए अब हम जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना को जान लेते हैं कि कितने प्रकार के व्यवसाय हमारे यहाँ हो सकते हैं, इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके के व्यापार करता है, तो व्यवसाय को सामान्यतया 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वो 3 श्रेणियां, वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली है भाई प्राइमरी क्षेत्र। प्राइमरी क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है भाई? प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि कार्य आता है, कृषि एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियां। कृषि एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियां। फिर है आपका द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है भाई? उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। और तीसरा क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर, इसमें क्या आएगा आपका? इसमें क्या आएगा? इसमें आपके आ जाते हैं सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र कितने प्रकार, मतलब कौन कौन से होते हैं? कई सारे होते हैं, बैंकिंग, संचार, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे आ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए तो देखो भाई अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? इसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल होती हैं। अब हम बात करें विकसित देशों की, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, कौन सी कंट्री? डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। विकसित देश, विकसित देशों में क्या होता है? विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता है, उद्योग और सेवा क्षेत्र होता है, इंडस्ट्री वाला क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग वाला क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर होता है, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज के लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। जबकि हम विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, किसकी? डेवलपिंग कंट्री की बात करें, जैसे कि भारत। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री का उदाहरण जैसे कि अमेरिका। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील है, अपना विकास करने की प्रक्रिया में है, जैसे कि भारत, तो यहां पर प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों में लगी होती है। ऑलराइट, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखें, भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है, यानी कि 100 में से 64 लोग
कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात कितना मिलता है देखने को? 13 तथा 20% देखने को मिलता है। प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसायिक परिवर्तन हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब देखो, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। भारत की जनसंख्या में स्वास्थ्य का रूप जो है किस तरीके को देखने को मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए किस प्रकार से भारत देश की सरकार ने उपलब्ध करवाई हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा करें, उसमें पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक प्रमुख घटक है। जी हां, जनसंख्या की संरचना का एक प्रमुख घटक है जो कि विकास की क्रिया को प्रभावित करता है। अब स्वास्थ्य का विकास से क्या लेना देना? हेल्थ का डेवलपमेंट से क्या लेना देना भाई, बताओ? बिल्कुल लेना देना। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है, तभी वो कोई भी कार्य कर पाएगा। कार्य करेगा, आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तभी विकास होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? स्वस्थ व्यक्ति, व्यक्ति की हेल्थ। व्यक्ति कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, कितना भी वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, कितनी भी हायर एजुकेशन उसके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर हेल्दी नहीं है तो वो काम कैसे करेगा? समझ में आ रही है बात? तो भारत के जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसको हम सबसे पहले डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर के फैक्ट से समझेंगे। तो मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट जो 1951 में प्रति 1025 थी, यानी कि 1951 में 1000 में से 25 लोग की डेथ हो जाती थी, ठीक है, 2001 में घटकर कितनी रह गई? 8.1 रह गई। फिर औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, औसत आयु की एवरेज एज जो 2001 में बढ़कर कितनी हो गई? 64.6 हो गई। ऑलराइट, चलिए स्वास्थ्य की भी बात हो गई। अब स्वास्थ्य स्तर में सुधार के कारणों को जान लेते हैं कि जो 1951 में डेथ रेट पर 1000 पर 25 थी, 2001 में पर 1000 पर 8.1 आ गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक एवरेज एज भी कैसे बढ़ गई, औसत आयु भी कैसे बढ़ गई? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, लोग गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाने लगे, लोग ज्यादा जीवित रहने लगे। आखिर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई? तो जन स्वास्थ्य में सुधार हुआ। फिर संक्रमण बीमारियों से बचाव किया गया, जो कॉन्टाजियस डिसीज होती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती हैं, उसकी रोकथाम के जो है वैक्सीन लगवाई गई, टीके लगवाए गए। रोगों के इलाज में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। फिर एक और बात हमें कही गई है कि भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक प्रमुख चिंता का विषय है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो भैया, पहला पॉइंट इस बारे में क्या बताया है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत यानी कि एक व्यक्ति को जितनी कैलोरी अपने भोजन के माध्यम से ग्रहण करनी चाहिए, जितनी उसकी एक दिन के लिए बॉडी की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, उससे कम कैलोरी पहुंच रही है। अब हमने पढ़ा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, भाई गरीबी को कैसे मापा है? गरीबी के लिए क्या डिसाइड किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है इतनी कैलोरी भोजन प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में इतनी कैलोरी प्रति व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। तो कितना है बताओ जल्दी से कमेंट करके। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी डिसाइड करी गई है, बताइए भाई जल्दी से। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना तय किया गया है? 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये याद रखना,
2400 कैलोरी के बाद प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि हर एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी भोजन लेना ही चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हो और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर। लेकिन ये कम है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति भोजन नहीं मिल पा रहा, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी नहीं मिल पा रहा। तो उसके कारण हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। जितना पोषण उनको मिलना चाहिए भोजन के माध्यम से उतना मिल नहीं रहा। फिर शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को ही उपलब्ध हैं। जितनी ग्रामीण जनसंख्या है उनमें से सिर्फ 1/3 लोगों को ही साफ पानी मिल पा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। क्लियर है कहानी यहां तक की? ऑलराइट, चले आगे। चलिए अब हम किशोर जनसंख्या की चर्चा करेंगे कि आखिर किशोर या एडल्ट किसे कहा जाता है। ऑलराइट, रेडी हैं सभी? चलिए देखते हैं। तो किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। किशोर किसे कहा गया है? जो 10 से 19 आयु वर्ग के होते हैं। और यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। कितना? 5वां भाग, यानी कि 1/5 भाग। जैसे 100% जनसंख्या है टोटल, तो उसमें से 20% जनसंख्या किसकी है? किशोर की है। क्लियर? किशोर यानी कि जो 10 से 19 वर्ष के व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखो, किशोर जनसंख्या जो है वो भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स हैं। जी हाँ, और किशोरों के लिए पोषक तत्वों की अवस्थाएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। किशोरों को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। उतने पोषक तत्व उनको अपने भोजन में नहीं मिल पाते हैं और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। रक्तहीनता का क्या मतलब होता है? खून की कमी, ब्लड की कमी। तो किशोर बालिकाएं ही क्यों खून की कमी से प्रभावित होती हैं? क्योंकि जो किशोर बालिकाएं होती हैं, 10 से 19 वर्ष आयु की जो बालिकाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हर मंथ ब्लड की कमी आ जाती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड की कमी आने से रक्तहीनता की स्थिति बन जाती है, जिससे वे और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और उनको भोजन के माध्यम से उतना पोषण नहीं मिल पाता कि वो खून की कमी पूरी हो पाए। जबकि इस एज में हर एक बच्ची के लिए, हर एक बालिका के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन का भोजन बहुत जरूरी होता है। खासतौर से वे सारी चीजें जो हमारे शरीर में खून को बढ़ाती हैं। तो शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा किशोर बालिकाओं में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। लोगों को इसकी एजुकेशन दी जाए कि इस समय आपको किस तरीके से खाना है, किस तरीके से रहना है, आपकी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, ये हम सब कैसे बता सकते हैं? शिक्षा के प्रसार के द्वारा लोगों को जागरूक करके बता सकते हैं और ऐसी सुविधाएं भी हम प्रोवाइड करें। ऑलराइट, चलिए, क्लियर। अब हम बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की, कि आखिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली कहानी क्या है इसमें कि परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने 1952 में, सबसे पहली बात सुनना ध्यान से, 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अब एक सवाल यहां से बनेगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। फिर परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। फिर आई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। तो ये बात भी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि 1952 में आई थी क्या? परिवार नियोजन कार्यक्रम, और उसके कई वर्षों बाद
लगभग 48 साल बाद आई थी क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो कि 48 वर्षों के नियोजित प्रयास यानी कि योजनाबद्ध प्रयासों का परिणाम थी। तो दो सन आपको याद रखने, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। ठीक, चलिए आखिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अक्सर यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। वे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। फिर क्या है, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है 1000 में से 30 बच्चों की डेथ हो जाती है उसको कम करना। व्यापक स्तर पर बड़े लेवल पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छे से करना। जब बच्चे पैदा होते, छोटे छोटे बच्चे रहते हो तो उनको हर एज के हिसाब से, एक टाइम पीरियड के हिसाब से समय समय पर वैक्सीन लगाई जाती है, टीके लगाए जाते हैं ताकि उन्हें बड़ी और गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। फिर अगला उद्देश्य क्या था, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बच्चे जो हैं संख्या में कम पैदा होंगे और वो लड़की स्वस्थ रहेगी। उसके बाद परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। क्लियर, ये थे इसके उद्देश्य। फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में किशोरों के बारे में क्या कहा गया है। देखें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में करी जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किशोर किसे कहा जाता है, जो 10 से 19 वर्ष के होते हैं, और यही क्या है, यही हमारे भविष्य के मानव संसाधन है। क्या है, भविष्य के मानव संसाधन है। क्लियर, इसीलिए इस पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। इस एज में हार्मोन्स बहुत तेजी से बदलते हैं, ठीक है, बच्चियों में जो खून की कमी आती है, तो ये एक एज ऐसी होती कि जहां पर शरीर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में क्या बात कही गई थी कि भाई देखो, किशोरों के लिए, किशोर जनसंख्या के लिए पोषण की तो आवश्यकता है, साथ ही साथ इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। इसलिए तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई। समझ में आ रही है बात, ताकि अवांछित गर्भधारण ना हो सके, उस लड़की की जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, वो ठीक रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा ना हो, इन सब बातों पर भी जोर दिया गया। ऑलराइट, फिर देखें अगला पॉइंट क्या है, इसमें किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा शुरू किए गए कुछ कार्यक्रम भी हैं। उन कार्यक्रमों के उद्देश्य को भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। अगर कम एज में शादी हो गई तो कम एज में बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, इसलिए भाई कम उम्र में, मतलब बाल विवाह ना हो। जब एज हो जाए, जब जो भी हमारी पॉपुलेशन है, किशोर जनसंख्या है, वो मैच्योर हो जाए, उसके बाद ही उनकी शादी होना चाहिए। ठीक, फिर किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभाव के बारे में भी प्रशिक्षित करना। गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना। खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करना, यानी कि बाल विवाह संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उनको सुदृढ़ यानी कि और ज्यादा मजबूत करना, ताकि बाल विवाह ना हो पाए। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा क्या, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन क्लास 9th का, जो अपना सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 6 का, और इसी के साथ आपका क्लास 9th का ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस भी खत्म होता है। ऑलराइट, तो इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर।
मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स यानी नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।